मिट्टी की खुशबू, देशभक्ति की फुहार, हाथों में तिरंगा, भारत माँ का प्यार, राष्ट्रगान की धुन और शुभकामनाओं की बौछार। मुबारक हो आपको गणतंत्र दिवस का त्यौहार। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 26 जनवरी को आप अपने मन में ये ठान लीजिएगा कि मुझे 2022 में सिलेक्शन लेना है, मुझे 2022 में वर्दी पहनना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने दूंगा और मैं आपके माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करूंगा। मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, पूरी जानकारी आपको देते हैं। एक बार तहे दिल से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं पहली क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है, जिसमें जीके प्लस साइंस दोनों होता है आपका। ये हमारी क्लास नंबर 10 है। इसके पहले 9 तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सभी प्यारे भाई बहन को, सभी को जय हिंद, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी या फिर सिंधी। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं गुरुमुखी लिपि में, बी आंसर बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों को शुरुआत कब से हुई। कहने का मतलब है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट आंसर देंगे। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 1982 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत के अलवार थे। गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर अलवार का मतलब है भगवान में डूबा हुआ। भगवान यानी कि ईश्वर में डूबा हुआ, उसी को कहते हैं अलवार। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, 2022 में आपको वर्दी मिल जाएगी। अगर आप एग्जाम गुरुजी भाई अरबी सर के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा। ये गाइस मेरा ठान है और मैं आपको वर्दी जरूर दिलवाऊंगा। आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा करूंगा। तो देखिए, दक्षिण भारत के अलवार यानी कि भगवान में डूबा हुआ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गॉलिब कहाँ के मूल निवासी थे। इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आगरा के, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मिर्जा गालिब थे ये आगरा के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। आंसर दीजिएगा, कौन सा एक देव नृत्य है। फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का मोहिनी अट्टम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देव नृत्य एक मोहिनी अट्टम नृत्य है। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है। आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। फटाफट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो लगभग सभी प्यारे मित्र का सही आंसर आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी दे रहे हैं ए आंसर बिल्कुल बेहतरीन आंसर आया है। अगला है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देंगे कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। तो जो भी प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर दे रहे हैं गजल गायकी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संतूर। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रसिद्ध संतूर वादक जो हैं, प्रसिद्ध संतूर वादक जो हैं वह हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये है प्रसिद्ध संतूर वादक। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा।
अगला है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। आंसर दीजिएगा, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, बिहार से बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया, ये लीजिए आप कुछ सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनालिसा का जो चित्रण किया था वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र डी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका आंसर बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऋग्वेद बिल्कुल सही आंसर है और लगभग सभी का आंसर भी सही आया है। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए। मेहनत अच्छी लगती है तो दिल की गहराइयों से बताइए कि आपको विश्वास है कि आप वर्दी पा जाएंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा, आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए। आपको भी पता है अगर आज हम बिल्कुल गाइस अगर आज हम मेहनत करेंगे तो आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा और ये आप सभी के पास अंतिम और गोल्डन चांस है। इसे आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। वर्दी पाना तो पाना है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। जो भी गाइस यहाँ पर दे रहे हैं मुंडकोपनिषद से जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं बौद्ध धर्म, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोसाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मक्खली गोसाल बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देंगे। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, आप चिंता ना करें, विथ आंसर के साथ दी जाती है। तो वार्षिक पुष्कर मेला जो है ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी गाइस यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। अगला है कि पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा जो है ये किन के सम्मान में निकाली जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। क्वेश्चन नंबर 43। अगर मेरे प्यारे भाई आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपको क्लास देता हूँ। ये क्लास आपको जीके प्लस साइंस दोनों मिलती है शाम 7:30 बजे। इसके पहले आपको मिलती है गाइस हिंदी, जो कि 6 बजे होती है, मैम के द्वारा करवाया जाता है। रीजनिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैथ भी आपको मिल रही है। मैंने सारी बुक भी भेज दी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर दे दी है। आपको डेली इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलते हैं, क्यूज भी आपको मिलती है। मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। 2022 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पारसियों का। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है।
दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उससे भी काफी ज्यादा, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में इसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बारौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बारौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? नागर, या फिर द्रविड़, या फिर वेसर, या फिर पंचायतन? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देंगे। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दे रहे हैं यहाँ पर बारौली के मंदिर जो हैं ये बेसर मंदिर से शैली से संबंधित हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वही क्वेश्चन आप पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए, जो आपको सिलेक्शन दिला सके। ऐसे अर्थ व्यर्थ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ भी मतलब नहीं है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, जो भी आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे नोट्स में अपने लिख लीजिए ताकि आप दोबारा उसे रिवीजन कर सकें, दोबारा याद कर सकें। और जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वही आपके एग्जाम में भी आते हैं। सो प्लीज़ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो खास ज़्यादा होता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का जो भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत का स्विट्जरलैंड की बात की गई है, कौसानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौसानी जो है गाइस ये कोसी नदी और गोमती नदी के बीच स्थान है, ठीक है। कोसी नदी और गोमती नदी के बीच स्थित है कौसानी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ है? कोलकाता में, पटना में, कुरुक्षेत्र में, या फिर हैदराबाद में? तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं कोलकाता में बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? आंसर दीजिए। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो लगभग सभी प्यारे भाई का आंसर सही आया है। सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में, डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सालारजंग संग्रहालय, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति दी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कृपया क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। ये रहा आपके सामने जीके की क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके प्लस साइंस दोनों को मिला करके क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर सब्जेक्ट्स में 50% फतेह करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आपको हर सब्जेक्ट्स में, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, या फिर आपका गाइस हिंदी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट्स है उसमें आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और 50% आपका अंक जो है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद माना जाएगा। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो आपके लिए है, वो आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप वीडियो में जा करके उसे देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये सारे स्टडी मटेरियल्स और सारे जो पीडीएफ दिए जाते हैं वो हमारी टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। लगभग 4500-4600 से अधिक बच्चे जुड़े हैं, आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको डेली स्टडी मटेरियल्स क्यूज भी आपको वहाँ पर मिलेगी। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है।
सही आंसर हो जाएगा मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है ये अनंत पर होता है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो निकटतम बिंदु होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, बिल्कुल सही आंसर होगा बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी आपका बिल्कुल सही होगा, गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। और ट्रैफिक लाइट में आपने देखा भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लाल रंग होता है गाइस, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है ये सबसे लंबी होती है, इसीलिए इसका उपयोग खतरे में किया जाता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो 625 से 740 नैनोमीटर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है असिस्टेंट ऑपरेटर में। ठीक है, 625 से 740 के बीच होती है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। आंसर दीजिएगा कि किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है। आवेश का, विद्युत का, या फिर ऊर्जा का, या फिर विद्युत विभवांतर, या फिर शक्ति का। लगभग सभी प्यारे भाई का आंसर सही आया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बी आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये बना होता है और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये भी आप बताएंगे कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा ओम मीटर। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, और यहाँ पर होगा ओम प्रति मीटर। ओके गाइस, अब आप इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर तो मीटर है ही। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, ये सही होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो दिल की गहराइयों से बताइएगा कि आपने क्लास को लाइक क्यों नहीं किया है। कृपया एक बार क्लास को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप क्लास को लाइक करें। हमारी मेहनत को और भी गाइस पॉजिटिविटी बनाने के लिए आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर नहीं करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा। 2022 में आपके वतन पे वर्दी ज़रूर चढ़ेगी, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा होगा। ये मैंने ठाना है तो मुझे पूरा करना है। आगे आपकी इच्छा, जो कुछ भी आपको करना है, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आप क्लास को लाइक करें या ना करें मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्दी ज़रूर दिलाऊँगा। तो मेहनत अच्छी लगती है तो जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर कर दीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पर उत्पन्न गाइस मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए सॉरी। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनित्र। बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी गाइस यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इसके साथ साथ आप बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा और जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा। ये दोनों क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, इस तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर फटाफट दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात की गई है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिनको जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है ना तो दूर का ही और ना तो नजदीक का ही। सही आंसर होगा यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जो जिसको भी जरा दृष्टि दोष होता है ये अक्सर बुढ़ापे में होता है, आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर बुढ़ापे में होता है तो उनके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पर सी आंसर
जरा दृष्टि दोष वाले में दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों आप याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, बस वही थोड़ा सा यहाँ पर दीर्घ लिख दिया गया, मैंने आपको दूर बताया, आपको पता होगा उत्तल लेंस बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। अक्सर आप सभी लोग जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे धूप में तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, यानी कि जो आंख की पुतलियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। गलती नहीं करना है, बिल्कुल आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गाइज बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल 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 विपरीत लिखा रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष लिखा है ना, तो इनको कौन सी साफ वस्तुएं दिखाई देंगी, बिल्कुल दूर की वस्तुएं ही साफ दिखाई देंगी। और अगर निकट दृष्टि दोष लिखा होगा तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर ये अपोजिट ही लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें जो होती हैं ये दूर की वस्तुओं को बिल्कुल स्पष्ट देख सकती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। आंसर दीजिएगा कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है अंध बिंदु। बिल्कुल सही आंसर होगा, वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन वी आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो भी प्यारे भाई दे रहे हैं उत्तल लेंस का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि कौन गलत देता है, कौन गलत देता है। मैं सही नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो लगभग सभी का सही है, लाल दिखाई देता है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, ये आप याद रखिएगा। 2 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंद्रधनुष जो है ये किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 42 जी हाँ, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी लेकर आऊं, लेकिन आपको भी पता होगा कि दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस टाइप करना काफ़ी ज़्यादा गाइस कठिन है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आप हिंदी में भी कोशिश करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे पूछ रहे थे कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, या हिंदी में ही या फिर इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूं दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो जो आपकी भाषा है आप वहाँ पर उसमें करिएगा, ठीक है। इसको लेकर के आप चिंता बिल्कुल ना करिए। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। और अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी अगर आपको गाइस क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे 2022 में आपको वर्दी दिलाना है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर होगा, नेचुरल स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो लाल तो दिखेगा नहीं, पीला भी नहीं दिखेगा, नीला भी नहीं दिखेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काला दिखेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, काला बिल्कुल सही आंसर होगा। और अंतरिक्ष यात्री को भी आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है
वह है। आपकी थ्योरी क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन जब तक शुरू नहीं की जाती है तब तक आप इसे ही सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट को ही सॉल्व करते रहिए। मॉक टेस्ट भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देख लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये आंख के किस भाग पर पड़ता है? ये पड़ता है रेटिना पर। राइट आंसर क्या होगा? रेटिना। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, आंसर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन जो है ये बल का होता है, एम्पेयर जो है ये विद्युत धारा का होता है, मीटर आपको पता होगा लंबाई। राइट आंसर होगा टेस्ला। टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी जी के प्लस साइंस की क्लास थी, जो कि डेली आपको शाम 7:30 बजे मिलती है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, अगर आपके अंदर हौसला है तो मैं आपके हौसले को कायम करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूँ। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वर्दी आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा, मैं आपके माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा। बस आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि गाइस बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, और ये आज की मेहनत आपके भविष्य को कल सुनहरा कर देगी। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा। ये क्लास की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर मिलती है, विथ आंसर के साथ दी जाती है। आप निश्चिंत रहिए, और मैं जो कुछ भी स्टडी मटेरियल आपके देता हूँ बिल्कुल फ्री देता हूँ, आपसे कोई भी शुल्क मैंने आज तक नहीं लिया है और न लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वर्दी जरूर दिलवाऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपके लिए भेजता हूँ, जैसे कि जो रीजनिंग की बुक मैंने भेजी है आपके लिए, आर एस अग्रवाल मैथ पब्लिकेशन की बुक मैंने आपके लिए भेजी है, हिंदी की बुक मैंने आपके लिए भेजी जो है, जो घटना चक्र जीके की बुक मैंने आपके लिए भेजी है, जो युक्ति पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक मैंने आपके लिए भेजी है, जो मैंने 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने आपके लिए भेजे हैं, ये आप सभी लोग पढ़ते भी हैं या फिर केवल रखे ही हैं? आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हमारे उसे भेजने का कुछ भी मतलब नहीं है। आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उसे पढ़ते हैं, जो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्या आप उसे देखते भी हैं या फिर नहीं? आप ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।